हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूटोपिया एसएससी। आज हम लोग पढ़ेंगे अयनात और विषु। पहले मैं आपसे एक मज़ेदार सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप कभी कभी देखे होंगे कि बहुत लंबा दिन होता है और कभी कभी जल्दी रात हो जाता है। ऐसा कब होता है? अधिकतर जून में देखे होंगे कि शाम देर से होता है, दिसंबर में जल्दी अंधेरा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या सूरज कभी पृथ्वी के सामने आ जाता है, कभी दूर हो जाता है? क्या होता है जिसके कारण ऐसा होता है? तो उसी चीज़ को जानने के लिए हम लोग को इसको पढ़ना ज़रूरी है, अयनात और विषुव को। लेकिन अयनात और विषुव को डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते। इसको पढ़ने से पहले हम लोग को पृथ्वी का परिक्रमण, घूर्णन और झुकाव, ये तीनों को थोड़ा जानना होगा। ठीक है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी का घूर्णन। तो पृथ्वी का घूर्णन जो है वो क्या है, कैसे घूम रहा है पृथ्वी? तो पृथ्वी जो है सो दो तरीका से घूमता है। देखिए यहाँ दिखाया गया इमेज में कि पृथ्वी कैसे कैसे घूमता है। एक तो ये सन है बीच में, इसके चारों साइड से पृथ्वी घूमता है। ठीक है, इसका चक्कर लगाता है। और एक है कि ये जो लाइन दिया हुआ है इसको अक्ष बोलते हैं। तो इसी पे अपना, जैसे एक ही जगह पे जैसे आदमी घूमता है ना चारों साइड एक ही जगह पे खड़ा होके, वैसे ही जैसे जैसे कोई चक्का घूमता है अपने अक्ष पे, वैसे इसी पे घूमना। ठीक है, तो दो तरीका से पृथ्वी घूमता है। ये घूमते रहता है और घूमते घूमते ये पूरा सन को भी कवर करता है। तो जो ये अपने अक्ष पे जो एक ही जगह ऐसे घूम रहा है पृथ्वी, इस डायरेक्शन में एक ही जगह खड़ा खड़ा, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, घूर्णन। और जो ऐसे चारों साइड से घूम के इसका एक चक्कर पूरा कर रहा है, इसको बोलते हैं परिक्रमण। तो पृथ्वी का घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। अब कैसे होता है? जैसे सन है, इधर सन है, मान लेते हैं ये सन है और ये पृथ्वी है। ठीक है, और ये उसका अक्ष है। तो इधर सन है, इधर रोशनी पड़ रहा होगा, तो इधर भी क्या होगा, दिन होगा। इधर दिन होगा, डे होगा। और इधर पीछे साइड क्या होगा, इधर नाइट होगा। अब चूंकि हम बोले हैं कि ऐसे ऐसे घूमता है पृथ्वी, तो कुछ देर के बाद 24 घंटा में मतलब एक चक्कर पूरा करता है, आपको पता है। तो ये इधर ये नाइट वाला जगह इधर घूम के आ जाएगा, तो ये वाला लाइट में आ जाएगा और ये वाला चल जाएगा इधर, तो इधर हो जाएगा रात और इधर हो जाएगा दिन। तो दिन और रात ऐसे ही होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आपको कितना बार बता चुके हैं कि पश्चिम से पूर्व घूमती है, इधर से इधर, इधर से इधर घूमेगा तभी तो सन निकलेगा, सूरज निकलेगा, तभी तो पूर्व से निकलेगा। इसके लिए पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना होगा पृथ्वी को। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर, अक्ष तो बता चुके हैं, इस पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी का एक घूर्णन 23 घंटा 56 मिनट, ठीक है, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है। एक घूर्णन कितने का होता है? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। इसी को हम लोग ओवरऑल मिला के 24 घंटा बोल देते हैं। अब घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। कल ही बता चुके हैं कि भूमध्य रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर न्यूनतम क्यों होगा। कहा कि ध्रुवों के पास उसको कम दूरी तय करना पड़ेगा सेम टाइम में, जबकि ये भूमध्य रेखा पर ज़्यादा दूर डिस्टेंस हो जाता है, तो वही टाइम में उसको उतना दूरी तय करना है, तो उसको तेज चलना होगा। इसीलिए घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर
ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। वहीं छोटा सा चक्कर मारना है उसको, मान लेते हैं 10 मिनट में मारता है, वैसे मारता तो 24 घंटा में, तो एक चक्कर ही मारा 24 घंटा में, तो ये धीरे धीरे मारेगा। और ये जो दूर वाला है इसको ज़्यादा मारना होगा स्पीड में, तभी तो 24 घंटा में पहुँचेगा। तो भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है और ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा जानना है, एक तो घूर्णन देख लिया हम लोग, अब थोड़ा पृथ्वी का झुकाव जानना है। ठीक है, तो पृथ्वी का झुकाव क्यों हुआ? सबसे पहले तो यही बात है कि पृथ्वी सीधा भी तो घूम सकता था। अब ये मतलब इसका अक्ष ऐसे भी तो हो सकता था, इसका अक्ष ऐसे भी हो सकता था, लेकिन इसका अक्ष तो ऐसे है नहीं, इसका ऐसे है टेढ़ा, तो झुका कैसे? तो ऐसा माना जाता है कि बहुत अरबों साल पहले एक उल्का पिंड एस्ट्रॉयड मतलब एस्ट्रॉयड टकराया इससे, तो ये इसको टेढ़ा करके चला गया और उसके बाद से पृथ्वी ऐसे ही घूम रहा है, ये माना जाता है। तो कैसे, तो कितना टेढ़ा हो गया? तो देखिए नॉर्थ टू साउथ जो दिख रहा है ना, यही है उत्तरी ध्रुव, यही है दक्षिणी ध्रुव। होना तो चाहिए था ऐसे, इसको अच्छा बोलते हैं, लेकिन ये ऐसे हो गया है, टिल्ट हो गया है, झुक गया है। और इक्वेटर को ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये तो अब झुका, जिसके कारण यहाँ आ गया है। तो ये हम लोग का जो है सो ये इक्वेटर है, और ये नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जिसको उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं ये चीज़। ठीक है, तो ये झुक गया, कितना झुका है? तो ये जो इसका मेन ये अच्छा यहाँ से नापते हैं, ये यहाँ से 23.5 डिग्री लगभग झुक गया। ठीक है, तो अब ये अपने ऑर्बिटल एक्लिप्स मतलब ये वाला लाइन से भी झुका होगा, भूमध्य रेखा वाला से। तो ये ऐसे जब हुआ है तो ये भी झुक गया है इधर से, तो इधर से यहाँ से नापते हैं इसको नीचे से, तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री रहता है, तो ये झुक गया इतना, तो कितना झुक गया? तो वही 90 डिग्री में 23.5 डिग्री घटा देंगे, तो जो बचेगा उतना झुक गया है। तो कितना आता है घटा के 90 में 23.5, 66.5 डिग्री, कितना आता है? 66 और 3 70 80 90, हाँ 66.5 डिग्री घूम गया इधर। ठीक है, अपने ऑर्बिटल से, और ऊपर अक्ष से 23.5 डिग्री। और यही कारण है कि इसको आगे बात करते हैं, चलिए। तो पृथ्वी का परिक्रमण देखेंगे, परिक्रमण अभी बता चुके हैं, एक ही जगह घूमना। अगर पृथ्वी है और कोई भी चीज़ अगर एक ही जगह घूम रहा है तो ये घूर्णन हुआ। और कोई चीज़ जैसे ईसन है, अब अगर इसका कोई परिक्रमा कर रहा है, जैसे मंदिर में कैसे परिक्रमा करते हैं वैसे ही, तो ये परिक्रमण हो गया। तो 24 घंटा में घूर्णन करता है पृथ्वी, और परिक्रमण कितने दिन में करता है? एक चक्कर लगाने में, जिसको एक वर्ष बोलते हैं हम लोग, 365 दिन 6 घंटा और 9 मिनट लेता है पृथ्वी एक परिक्रमण करने में। तो परिक्रमण आप लोग समझ गए हैं, 365 दिन 6 घंटा। देखिए यही 6 घंटा 4 साल में 24 घंटा हो जाता है, जिसके कारण चौथे साल में हम लोग उसको क्या मान लेते हैं? लीप ईयर। ठीक है, और इसको एक दिन बढ़ा देते हैं, 366 दिन लिखते हैं, जो कि फरवरी में ऐड हो जाता है जाके एक दिन, समझे? तो यही चीज़ है। तो एक परिक्रमण 365 दिन 6 घंटा और 9 मिनट में कर लेता है। ऋतुओं की घटना पृथ्वी के परिक्रमण और धुरी पर झुकाव के कारण होते हैं। अब धुरी पे परिक्रमण, और इसके साथ साथ एक चीज नहीं लिखे हैं, पृथ्वी पे सिर्फ परिक्रमण करेगा तो भी ऋतु नहीं बदलेगा, उसके साथ साथ घूर्णन भी होना जरूरी है। तो ऋतुओं की घटना पृथ्वी के परिक्रमण, धुरी पे झुकाव और घूर्णन के कारण होती है। ठीक है, अब काहे होती है तो अभी कुछ देर में समझ में आ जाएगा, फिर भी बता देते हैं, हटाइए आगे समझ में आ जाएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमती है। अभी हम लोग आगे चल के केपलर लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो केपलर लॉ है वो यही है, उसका पहला लॉ। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमती है। वो बोलेगा कि जो सारा ग्रह है सो दीर्घवृत्ताकार एक्लिप्स में घूमता है।
चारों ओर, यही उसका पहला रूल था, पहला नियम था। तो वही ये भी बता रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। ये चीज याद कर लीजिएगा। 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पृथ्वी जो है सो आगे बढ़ता है परिक्रमा करने के लिए। ठीक है, ये रहा पृथ्वी, ये रहा सन। देखिए कैसे परिक्रमा करता है, ऐसे ऐसे घूम रहा है पृथ्वी। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा ये जान लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। बुध की कक्षीय गति अधिकतम है और वरुण की न्यूनतम। कक्षीय गति मतलब समझ रहे हैं, घूर्णन नहीं, वही परिक्रमण। तो बुध का सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक टाइम लेता है, और वरुण सबसे उल्टा है क्या? अच्छा, बुध की कक्षीय गति अधिकतम है और वरुण की न्यूनतम। कक्षीय गति क्या होता है, परिक्रमा या घूर्णन? वरुण की न्यूनतम नहीं, वरुण की अधिकतम परिक्रमण होना चाहिए ना। हाँ, तो ये आप लोग अपना हिसाब से देख लीजिएगा। कक्षीय गति मतलब होता है शायद ये अपने, अक्षीय गति लिखना चाहिए ना, कक्षीय गति क्यों लिखा? बुध की कक्षीय गति अधिकतम और वरुण की न्यूनतम, क्यों? नहीं, सही लिखा हुआ है। बुध की कक्षीय गति अधिकतम होती है और बीटल स्पीड है। ठीक है, कक्षीय गति वही तो अधिकतम होता है, वरुण का न्यूनतम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को देखना है केपलर की गति का नियम। बहुत बड़ा चीज नहीं है, सिंपल चीज है। पहला तो आप लोग जान चुके हैं कि सारा जो है ग्रह चाहे पृथ्वी एक्लिप्स में घूमता है, मतलब दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमता है, मतलब सीधा गोल नहीं घूमता है, थोड़ा चपटा हो गया, ऐसे ऐसे घूमता है। ठीक है, पहला रूल यही है उनका, केपलर का। सेकंड लॉ ये बोलता है, थर्ड लॉ आज आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ये जब फिजिक्स पढ़ाएंगे ना तब समझ में आएगा। अभी दो लॉ याद कर लेना आप लोग को, तो याद क्या करना है, समझ लेना है। सेकंड लॉ बोलता है ना कि इक्वल एरिया इन द सेम टाइम एरिया S1 बराबर S2। मतलब अगर यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये जो एरो लगा है, अगर यहाँ से यहाँ 5 मिनट में गया है ना, तो अगर ये कहीं भी यहाँ कहीं भी 5 मिनट में, अगर ये मान लेते हैं कि ये भी यहाँ से यहाँ 5 मिनट में गया है और ये यहाँ से यहाँ 5 मिनट में गया है, तो जो इसका एरिया है ना एस, ये वाला जो एरिया सन से जो एरिया बनाया है फोकस मान के, और ये वाला एरिया दोनों बराबर होगा। मतलब अगर बराबर टाइम में, जैसे यहाँ एरिया से भी ले सकते हैं इसका उल्टा, अगर यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ, एक सेकंड, मान लेते हैं यहाँ से और यहाँ पृथ्वी गया 10 मिनट में। ठीक है, 10 मिनट में, तो इधर कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ भी अगर 10 मिनट में गया है पृथ्वी, तो आंख बंद करके सेकंड लॉ बोलता है कि जो एरिया यहाँ पे होगा उतना ही एरिया यहाँ पे बना होगा। ठीक है, यही है सेकंड लॉ केपलर का। ठीक है, और थर्ड लॉ थोड़ा उसमें समझ में आएगा कि यहाँ से यहाँ तक इसको मेजर एक्सिस मानते हैं, 2a मानते हैं, तो इधर a करके यहाँ पे रहता है, तो ये चीज T² जो इसका टाइम पीरियड लगता है उसका AQ के बराबर होता है। ये चीज समझ में आएगा आपको फिजिक्स में। ठीक है, सेकंड लॉ, फर्स्ट सेकंड लॉ समझ गए ना। केपलर लॉ वही सेम चीज है, देख लीजिएगा, फोटो लगा दिया। अब आ गए हम लोग मेन टॉपिक पे, अयनांत और विषुव। ठीक है, तो अयनांत और विषुव क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लें, अयनांत देख लेते हैं। तो अयनांत एक खगोलीय घटना है जो वर्ष में तब घटित होता है जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम या निम्नतम बिंदु पर पहुंच जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष का सबसे लंबा या सबसे छोटा दिन होता है, उसी को अयनांत बोलते हैं।
इसको समझते हैं, रुकिए। इसको समझने के लिए आप लोग थोड़ा ये जान लीजिए पहले। ये है, इस सब बनाने में बहुत दिक्कत होता है यार। थोड़ा ले लेते हैं एक पृथ्वी जैसा कुछ। एक सेकेंड। मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। तो ये पृथ्वी है और साइड हट जा रहा है, पेन सेलेक्ट कर लिया। हाँ, मान लीजिए पृथ्वी, मानना क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है। और ये हो गया हम लोग का बीच में क्या, भूमध्य रेखा 0 डिग्री। डिग्री नहीं लगा रहे हैं आप लोग, सुनिए। ऊपर एक आता है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री का क्या, देशांतर की अक्षांश, अक्षांश 23.5 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 23.5 डिग्री क्या, नॉर्थ। आप लोग मुंह का बात ज़्यादा सुनिएगा, लिखने में दिक्कत होता है। वही सेम चीज़ 23.5 डिग्री साउथ, पहले बता चुके होंगे। 23.5 डिग्री साउथ। ये ऊपर वाला जो है ना, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। और नीचे वाला जो है इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा। तो ये दोनों लाइन जरूरी क्यों है, ये जरूरी लाइन इसीलिए है कि जो हम लोग का सन है, जो चमकता है, उनका जो ये लाइट आता है वो 90 डिग्री, मतलब सीधा सीधी जो पड़ता है ना, यहीं तक पड़ता है। हम लोग का सन जो है सो गति, पृथ्वी गति करता ही है, वही हिसाब से पृथ्वी थोड़ा टिल्टेड है ना, जिसके वजह से सन का लाइट थोड़ा नीचे ऊपर होते रहता है, सन उसके हिसाब से नीचे ऊपर जाते रहता है। तो जो सन का सबसे ज़्यादा सीधा लाइट जो पड़ता है वो नॉर्थ तक ही, यहीं तक 23.5 डिग्री तक जाता है, और साइड 23.5 डिग्री साउथ तक जाता है जब नीचे आता है सन। और वही बोला अपने उच्चतम और निम्नतम बिंदु पर पहुंच जाता है, तो यही सबसे ऊपर यहाँ तक जा सकता है, सबसे नीचे यहाँ तक जा सकता है। इसका मतलब ही नहीं है कि इधर लाइटें नहीं आएगा, इधर आएगा, लेकिन इधर सीधा लाइट नहीं आएगा, 90 डिग्री का नहीं आएगा, खड़ा नहीं चमकेगा, इधर टेढ़ा होके चमकेगा, स्लाइड मतलब तिरछा लाइट पड़ेगा इधर, ठीक है। और जब यहाँ सन आएगा तो तिरछा पड़ेगा इधर, लेकिन सीधा जो है ना सो यहीं तक आता है सन, ठीक है। तो ये समझना जरूरी था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ फोटो में वही समझाया गया है। फोटो में वही बताया गया है। फोटो में बताया गया है कि ये जो देखिए इधर पृथ्वी टिल्टेड है, ठीक है, पृथ्वी टिल्टेड है। पृथ्वी का अक्ष ये वाला दिख रहा है आप लोग को, काला काला यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब इधर आता है ना पृथ्वी, यहाँ सन चमक रहा है, तो सन का सीधा लाइट जो है ना इधर और इधर, तो यहाँ जब इधर आता है ना, तो इधर और इधर, तो जब ये इधर आता है तो यहाँ देखिए 23.5 डिग्री बिल्कुल सामने पड़ता है। ये 0 डिग्री हो गया, ये 23.5 डिग्री साउथ हो गया, तो यहाँ बिल्कुल सीधा पड़ता है, ठीक है। यहाँ लाइट इसका सीधा पड़ रहा है, इसीलिए इसको समर सोल्स्टिस बोलते हैं, मतलब ग्रीष्म अयनांत। और इधर जो है सो यहाँ कर्क रेखा पर सीधा पड़ रहा है, उधर मकर रेखा ऊपर हो गया है, ठीक है। ये 0 डिग्री तो यहाँ सीधा पड़ रहा है, तो वही अभी हम आपको समझाएं पीछे। तो यही कर्क और मकर रेखा है, ठीक है। तो यही चीज हम लोग को समझना है। तो अयनांत दो प्रकार का होता है, ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत।
अयनांत दो प्रकार का होता है, ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत। तो जब एक सेकंड, तो जब यह 21 जून, जैसे अभी बताए थे ना कि मकर रेखा पर हाईएस्ट ऊपर 23.5 डिग्री पे जा सकता है, तो जिस दिन मकर रेखा पर सूर्य की रोशनी सीधा कर्क रेखा पर गिरती है, लास्ट मतलब जब वहां सन पहुंच जाता है ऊपर, बोले थे गति करता है, तो जब 23.5 डिग्री पर ऊपर पहुंच जाता है ना मकर रेखा पर, वो 21 जून के दिन पहुंचता है, और इसी को बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत, ठीक है। और यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। लंबा दिन होगा ही, क्या है कि सूर्य ऊपर चमक रहा है सर के पास, तो दिन छोटा होगा, रात छोटा होगा, दिन लंबा होगा। और उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा गर्मी पड़ेगा, सन चमक रहा है तो जायज बात है कि गर्मी पड़ेगा ही। तो सूर्य की रोशनी सीधा कर्क रेखा पर गिरती है। उत्तरी गोलार्ध सबसे लंबा दिन होता है, ये 21 जून को पड़ता है उस दिन, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा गर्मी होता है, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीष्म महीना। अब जस्ट उसका उल्टा अभी हम बताए थे कि गति करता है, और अगर ये मकर रेखा पर पहुंच गया, मकर रेखा अभी बताया ना, देखिए यहाँ पे, उसको इरेज कर दिए, ये 0 डिग्री हुआ, तो नीचे वाला पे जब सन यहाँ पहुंच के चमकने लगे, ठीक है, पृथ्वी ऐसा टिल्ट है और ऐसा घूमता है कि यहाँ आना पड़ता है रोशनी को, तो जब यहाँ आके चमकता है ना, तो उसको बोलते हैं शीत अयनांत। मतलब क्या, मतलब सूर्य की सीधा रोशनी कहाँ पे पड़ता है, मकर रेखा पे, और इस दिन 22 दिसंबर को पड़ता है। हम लोग साइड उत्तरी गोलार्ध में उस दिन ठंडा रहता है, ठीक है, तो उधर, तो इधर शीत अयनांत हो जाता है 22 डिग्री, 22 दिसंबर को पड़ता है वो दिन। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन रहता है, क्या कि सन सबसे नीचे चला जाता है, और हम लोग तो उत्तरी गोलार्ध में है, पता है ना कि हम लोग इंडिया में उत्तरी गोलार्ध में है, तो उधर सन चला जाता है नीचे, तो हम लोग का सबसे छोटा दिन हो जाता है और सबसे लंबा रात हो जाता है, जिसके कारण, ठीक है। ये सब कॉमन चीज है, सब पढ़ना से ज्यादा समझ आ जाता है, थोड़ा गहराई से सोचिएगा तो ग्रीष्म महीना 21 जून क्या होता है, मकर रेखा पर पड़ता है सीधा लाइट। 22 दिसंबर शीत अयनांत क्या होता है, सॉरी दोनों में मकर रेखा, नहीं नहीं यहाँ कर्क रेखा होगा। 21 जून को कर्क रेखा पे सीधा लाइट पड़ता है, ठीक है, अब सही है। और 22 दिसंबर मकर रेखा पे पड़ता है, शीत अयनांत हो जाता है, समझ आ गया होगा। ये देखिए, ये समर सोल्स्टिस यानी कि क्या बोलते हैं, ग्रीष्म अयनांत का 21 जून वाला दिन है ये ग्रीष्म अयनांत। देखिए यहाँ से लाइट आ रहा है सीधा सन का, ये रोटेशन, ये एक्सिस है इसका, इधर तो साउथ वाला है, मतलब इधर होगा मकर रेखा, यहाँ होगा कर्क रेखा, तो देखिए यहाँ सीधा पड़ रहा है इसका लाइट। और ये जब सबसे ऊपर आ गया होगा सन, मतलब लास्ट यहाँ तक पहुंचा होगा सन, तो आज कितना तारीख होगा यहाँ पे, कितना होगा, 21 जून, ठीक है। तो ये मकर रेखा वाला है, ग्रीष्म ऋतु वाला फोटो, ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं, ग्रीष्म अयनांत वाला। और अब देखिए, जब पृथ्वी के इधर आया होगा घूम के पृथ्वी, तो यहाँ पे कर्क रेखा ऊपर चला गया है और मकर रेखा नीचे आ गया। अब मकर मकर रेखा के पास चमक रहा है सीधा, तो अभी नीचे दिन बड़ा हो जाएगा और रात छोटा हो जाएगा। मतलब आपको ध्यान देना है, कभी कभी पूछ देता है कि दक्षिणी ध्रुव में उस टाइम दिन कब बड़ा होगा कब छोटा होगा, तो ध्यान देना है कि कैसे पूछा है, पलट के भी कभी कभी पूछता है, तो परेशान नहीं होना है। तो देखिए यहाँ सन है, यहाँ 23 डिग्री साउथ में जा रहा है, मतलब मकर रेखा पे जा रहा है, अभी यहाँ सबसे लंबा दिन होगा, और हम लोग का इधर स्लाइट मतलब टेढ़ा जा रहा होगा रोशनी, तो इधर छोटा क्या होगा, छोटा दिन होगा, बड़ा रात हो जाएगा। और गर्मी कहाँ ज़्यादा पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, मतलब अफ्रीका अफ्रीका वाला जगह में, ठीक है। और हम लोग साइड उतना नहीं पड़ेगा, इधर हम लोग कल्टी ले लेंगे घूम के ऊपर से। तो ये हो गया शीत अयनांत का फोटो। अब विषुव, विषुव भी जानना जरूरी है। विषुव बहुत नॉर्मल चीज है, 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा, 1 मिनट में। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा सीधी चमकता है, मतलब अभी बोले थे ना कि ये हम लोग का है, पृथ्वी बीच में है 0 डिग्री, मतलब भूमध्य रेखा, ऊपर है 23.5 डिग्री, मतलब कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है, आप सब लोग समझिएगा। यहाँ पे है मकर रेखा, तो जब साइड में सन
सन बीच में रहता है, और जब जैसे शुरू में एक फोटो डाले थे, याद है? देखिए ये वाला। तो जब साइड में रहता है ना, ऐसे देखिए यहाँ 20 जून से 22 जून है, ये समर सोलिस्टिस है, ये विंटर सोलिस्टिस है। तो ऐसा रहता है ना, तो नीचे ऊपर जाता है। यहाँ मकर दिसंबर वाला है, तो यहाँ कर्क रेखा पर होगा, और यहाँ मकर रेखा पर होगा, सन सीधा चमक रहा होगा लास्ट में, जब बीच में यहाँ आया होगा तो। लेकिन एक टाइम ऐसा इधर से भी तो गुजरेगा, एक सेकंड, इधर से भी तो गुजरेगा पृथ्वी। तो जब ऐसे वाला कंडीशन आता है ना, ऐसा 2 बार आता है, 2 बार तो ये भी आता है, लेकिन एक बार मकर रेखा पर चल जाता है, एक बार कर्क रेखा पर चल जाता है, जिसके कारण ये अलग अलग चीज़ हो गया। लेकिन ऐसा टाइम आता है ना, जब ये बीच में यहाँ पे आता है ना, तो ये बीच में चमकने लगता है 0 डिग्री पर, ठीक है? यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ कर्क मकर रेखा नहीं देखा जाता है, यहाँ 0 डिग्री पर चमकने लगता है सन, सीधा लाइट मारता है सीधा पृथ्वी पे। तो ये चीज़ 2 बार होता है। तो जो ये चीज़ 2 बार होता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग विषुव, ठीक है? और इंग्लिश में बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्वी मतलब क्या होता है? बराबर, मतलब बराबर है। क्या बराबर है? दिन और रात का टाइमिंग। क्या कि बीच में चमकने लगता है सूरज, तो इस टाइम क्या होता है, कहाँ गया, इस टाइम क्या होता है विषुव में कि 21 मार्च को उधर चल जाता है, और ये इधर आ जाता है, देखिए यहाँ पे। तो इसको बोल देते हैं, नाम रख दिए, थोड़ा अपोजिट है, इधर उधर है, तो इधर सितंबर में 21 मार्च में इधर आ जाता है, तो इसको बोल देते हैं बसंत विषुव। हिंदी में वही ना बोलते हैं, हाँ। 21 मार्च को बसंत विषुव, और 23 सितंबर जब उधर जाता, 23 दिसंबर लगभग यहाँ पहुँच जाता है पृथ्वी, ठीक है, उधर अपोजिट में, तो उसको बोल देते हैं शीत विषुव, वही ना बोलते हैं हिंदी में, हाँ, शरद विषुव। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। और विषुव मतलब बराबर है, क्या बराबर है? दिन और रात का टाइमिंग। क्या है कि बीच में, एक सेकंड, क्या है कि देखिए, क्या है कि ये पृथ्वी है, और अब जो है ऐसे है ना, तो कहीं ऐसा जगह आ गया ना सूर्य कि बीच में पूरा चमक रहा है इस पे। क्या कि अभी बोले थे कि सन ऊपर जाता है मकर रेखा पे, फिर बीच में आता होगा, तभी तो नीचे आता होगा, कि बीच में स्किप कर देता होगा, नहीं करता होगा। तो जब बीच में 2 बार आता होगा, तो एक बार ऊपर जाते टाइम, एक बार नीचे आते टाइम, ऐसे करके जाता होगा, तो साल भर में 2 बार आ जाता है। तो वही टाइम हम बोले थे ना कि यहाँ आ जाता है सूर्य, सॉरी, यहाँ आ जाता है पृथ्वी, और यहाँ आ जाता है पृथ्वी, बीच में आ जाता है सूर्य, तो वही टाइम में चमकता है सीधा। तो जब सीधा यहाँ पे लाइट चमकेगा, तो अब एक साइड पूरा बराबरी में, मतलब पूरा बराबर में अंधेरा, इधर लाइट रहेगा और उधर अंधेरा हो जाएगा। अब अपोजिट जब घूम के आएगा पृथ्वी, तो इधर लाइट हो जाएगा, फिर इधर वाला जगह इधर आएगा, तो और इधर अंधेरा हो जाएगा। तो बराबर बराबर दिन और रात हो जाता है इस टाइम, 12 घंटा का दिन, 12 घंटा का रात लगभग, ठीक है? तो वही यार, उसको 2 बार ऐसा होता है, तो 2 बार में बांट दिया गया। 21 मार्च वाला को बोलते हैं वसंत विषुव, और 23 सितंबर वाला को बोलते हैं शरद विषुव। और जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, जिससे दिन और रात की अवधि बराबर हो जाती है, इसको विषुव बोलते हैं, ठीक है? देखिए सूर्य का किरण है, पृथ्वी को भी सीधा मान लीजिए, ये रहा अर्ज, तो पूरा सीधा चमकता है इधर, पूरा सीधा। तो बराबर यहाँ इधर दिन है, इधर 12 घंटा का रात होगा। फिर जब इधर 24 घंटा वाला 12 घंटा में इधर आके घूमेगा, तो इधर वाला इधर चल जाएगा, तो उधर फिर 12 घंटा का बराबर रात हो जाएगा, 12 घंटा का बराबर दिन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं विषुव, ठीक है? देखिए, और ये वाला बोले हैं कर्क रेखा तक ऊपर जाता है पृथ्वी का, और मकर रेखा नीचे तक आता है सन। तो जब यहाँ से गुजरता होगा सन, तो वही टाइम आता है इक्विनॉक्स, मतलब विषुव, ये वाला कंडीशन। इस दिन क्या क्या होता है? दिन और रात की अवधि समान होता है, बता चुके हैं। विश्व दिन पृथ्वी को 12 घंटा रात होता है, 12 घंटा का दिन होता है। सीधे उगता है सूरज। खगोलीय घटना के दिन सूर्य बिल्कुल पूर्व से उगता है, ये तो होगा ही, बिल्कुल पूर्व से उगेगा, काहे कि बीच में चमक रहा है, और बिल्कुल बीच में चमक रहा है, तो बिल्कुल पश्चिम में जाके अस्त होता है, बिल्कुल बीच में। कि अभी हम आप लोग को बताए थे कि पृथ्वी का ऊपर ये जो है, ये नॉर्थ है, ऊपर वाला ये नॉर्थ है, ये साउथ है। सन यहाँ चमक रहा है, अभी चूंकि बीच में आ गया 0 डिग्री पर सन चमकने के लिए, तो बिल्कुल यहाँ पे ईस्ट होगा, ईस्ट होगा, तो बिल्कुल पूर्व में उगता है, बिल्कुल साउथ में, साउथ बोलते हैं, वेस्ट में, पश्चिम में बिल्कुल डूब जाता है।
तो इस खगोलीय घटना के दिन सूर्य बिल्कुल पूर्व से उगता है और ठीक पश्चिम में अस्त होता है। समझ गए? ऋतुओं में परिवर्तन, यह घटना वर्ष में 2 बार होता है जो अलग अलग ऋतुओं की शुरुआत का प्रतीक है। बसंत विषुव यह 21 मार्च से होता है उत्तरी गोलार्ध में, इसके बाद बसंत ऋतु शुरू हो जाता है। और शरद विषुव आमतौर पर 23 सितंबर से होता है, इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। और हम लोग हर चीज उत्तरी गोलार्ध से ही लगभग चीज पढ़ रहे हैं, काहे कि हम लोग का जो भारत है, जो हम लोग नक्शा में है, वो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में ही है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। कभी कभी पश्चिमी गोलार्ध देश बदल के पूछ लेगा, तो उस टाइम वो हिसाब से सोचना है। अभी ऑस्ट्रेलिया नीचे है, तो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका इस सब का पूछेगा तो थोड़ा सोच के बोलना है, वहां पे अपने आप को एज्यूम करके रखना है। तो ये चीज हो गया। तो 27 सितंबर से हम लोग का क्या होता है, शुरू हो जाता है शरद। ध्रुवों पर प्रकाश, इन तिथियों पर दोनों ध्रुवों उत्तरी और दक्षिणी पर सूर्य क्षितिज के स्तर पर होता है, जिससे दोनों ध्रुवों पर एक साथ दिन और रात का संधि काल बनता है, जिसको ट्विलाइट बोलते हैं इंग्लिश में। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अब कल से हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कुछ टॉपिक देखेंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ शिशु वो सब शुरू करेंगे, भूकंप वगैरह। ठीक है, तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो भाई लोग, और थोड़ा लाइक भी करो। तो चलिए फिर।